हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई क्लब में आरजू नशे में टुन होकर डांस फ्लोर पर डांस किए जा रही थी और एक लड़कों का ग्रुप उसके आसपास घेरा बनाकर डांस कर रहा था। उन लोगों की नज़रें आरजू पर गहरी होती जा रही थी और उन नज़रों में हद से ज़्यादा बेशर्मी दिखाई दे रही थी। उन लड़कों को बिल्कुल नहीं पता था कि आरजू के साथ कोई और भी है या फिर उन पर किसी और की भी नज़र है। उन्होंने नज़र घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन जब उन्हें कोई भी आरजू की तरफ देखता हुआ नहीं लगा तो उन लोगों के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और फिर सब ने इशारों ही इशारों में एक प्लान बना लिया। आरजू अभी भी अपनी मस्ती में वहाँ पर डांस कर रही थी। उनमें से एक लड़का अब आरजू के करीब हुआ और बोला, तुम्हें यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही क्या? आरजू ने पहली बार ड्रिंक की थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने वो कयामत लग रही थी, लेकिन वो पूरी पसीने से भी भरी हुई थी। डांस और ड्रिंक दोनों की वजह से ही उसे गर्मी लग रही थी। वो अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोली, हाँ मुझे गर्मी तो लग रही है। वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए बोला, तो चलो ना, यहाँ से कहीं और चलते हैं जहाँ पर तुम्हें एसी हो और तुम्हें गर्मी ना लगे। बोलते हुए वो आरजू के बिल्कुल करीब हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। आरजू ने एक बार फिर से उसे अपना हाथ झटकाया और बोली, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे मिस्टर ड्रीम को नहीं पसंद कोई मुझे हाथ लगाए, तो तुम बार बार क्यों मुझे हाथ लगा रहे हो? मुझसे दूर रहकर बात करो। उस लड़के को आरजू पर तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके मिस्टर ड्रीम पर भी आ रहा था, जिसका जिक्र बार बार आरजू कर रही थी और खुद को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। वो लड़का थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन देखो ना तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। चलो चलकर थोड़ी देर एसी में बैठते हैं, तब तक तुम्हारा मिस्टर ड्रीम भी तुम्हारे पास आ जाएगा। मिस्टर ड्रीम सुनकर आरजू ने झट से सामने की तरफ देखा, जहाँ पर पहले तक्षक बैठा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसका चेहरा उतर गया और वो मायूसी से बोली, लेकिन मिस्टर ड्रीम तो चले गए और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्या उन्हें सच में मेरी फिक्र नहीं है? उसकी बातें सुनते हुए वो लोग थोड़े कंफ्यूज हुए, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी न किसी तरह आरजू को अपने जाल में फंसाना था। इसलिए उससे प्यार से पेश आते हुए बोले, तुम्हारे मिस्टर ड्रीम अभी अभी मुझे बोल कर गए हैं कि वो जल्द ही तुम्हारे पास आएंगे। चलो तब तक एसी में चलते हैं। आरजू ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है चलो। तक्षक क्लब से बाहर आ चुका था और अपनी गाड़ी में बैठा था। वो एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अब बेशक तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक के साथ डांस करो या 10 के साथ, बेशक कोई भी तुम्हें हाथ लगाए, आई डोंट केयर। बोलकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। आरजू कॉरिडोर में थी और इधर उधर देख रही थी। वो चारों लड़के उसके पास ही थे और उसे रूम की तरफ लेकर जा रहे थे। आरजू ने अपने आसपास देखा और बोली, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर तो मिस्टर ड्रीम है ही नहीं। एक लड़का गुस्से से बोला, एक तो साला मुझे इसका मिस्टर ड्रीम मिल जाए, पहले तो मैं उसकी जान लूँगा। उसकी बात सुनकर आरजू गुस्से से बोली, खबरदार जो मेरे मिस्टर ड्रीम के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। बोलते हुए वो गुस्से से उस लड़के को देख रही थी, लेकिन बदले में वो लड़का बेशर्मी से हंसा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी रानी, अब तो वो होगा जो हम चाहते हैं। बोलकर उसने अगले ही पल आरजू को अपनी गोद में उठा लिया। आरजू भले ही नशे में थी, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि वो किस जाल में फंस चुकी है।
वो उस लड़के के सीने पर अपने हाथों से मारने लगी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। वो लड़का जल्दी से उसे सामने कमरे के अंदर लेकर गया और बाकी लड़के भी उसके साथ ही कमरे में आए। एक ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जिस लड़के ने आरजू को अपनी गोद में उठा रखा था, उसने जल्दी से आरजू को बेड पर फेंका और हंसते हुए बोला, अब चीख तुझे जितना चीखना है, तभी तो हमें मज़ा आएगा। बोलकर वो और भी ज़्यादा हंसने लगा। उसके साथ वाले लड़के भी ज़ोरों से हंस रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, लेकिन भाई पहले शुरुआत कौन करेगा? उसका जवाब सुनते हुए उस लड़के के चेहरे पर इविल स्माइल थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन। मन्नत अपने कमरे में थी। सर्वेंट उसे सुबह ब्रेकफास्ट सर्व करके गई थी और अब उसे एक बार फिर से भूख लगने लगी थी। हालांकि अभी लंच के वक्त में थोड़ा टाइम था। वो अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर जाकर नीचे हॉल में आई। उसने देखा इस वक्त हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। अभी तक तो लंच की तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। प्रेगनेंसी की वजह से कभी कभी उसे यूं ही बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। वह किचन की तरफ चली गई। अर्जुन, जो अभी अभी उसके कमरे में उसे देखते ही आया था, उसे कमरे में न देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने वॉशरूम और बालकनी चेक कर ली थी, लेकिन मन्नत कहीं भी नहीं थी। उसने बालकनी से नीचे चेक किया तो बाहर गार्डन एरिया में भी मन्नत नहीं थी। मन्नत के रूम से पूरा गार्डन और ठाकुर मैंशन का बाहर का एरिया साफ दिखाई देता था। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। मन्नत कहीं चली गई सोचकर ही उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो जल्दी से अपने रूम में गया, जहाँ पर मन्नत और वो पहले रहते थे, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ अलीशा थी। वो गुस्से से अलीशा को देखते हुए बोला, तुमने मन्नत से कुछ कहा क्या? अलीशा, जिसको बात का कुछ पता ही नहीं था, उसने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया। वो तो चाहकर भी मन्नत को कुछ नहीं कह सकती थी। जिस तरह के अर्जुन के रंग ढंग थे, अब तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो मन्नत से कुछ कहे और अगले ही पल अर्जुन उसे घर से बाहर ना फेंक दे। उसे गुस्से से देखते हुए अर्जुन जल्दी से कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में आया। उसने हॉल में अपनी नज़रें दौड़ाई, वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो जल्दी से प्राची ठाकुर के कमरे में गया। प्राची ठाकुर आराम से अपने कमरे में सो रही थी। अर्जुन बिना नॉक किए ही अंदर आया और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसने प्राची पर गिरा दिया। हड़बड़ाते हुए प्राची अपनी जगह पर उठकर बैठी और अर्जुन को देखने लगी। उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था अर्जुन का उसके कमरे में आना, लेकिन फ़िलहाल के ख्वाब खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अर्जुन गुस्से से देखते हुए बोला, मन्नत कहाँ है? प्राची ने सवालिया नज़रों से देखा और बोली, मुझे क्या पता? अगले ही पल अर्जुन ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ कस दिए और बोला, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी, चुपचाप मुझे बताओ मन्नत कहाँ है? प्राची का दम घुटने लगा था। उसे सांस भी नहीं आ पा रही थी। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। अलीशा की तो ये सब देखते ही जान निकल रही थी। अगर ऐसा हाल उसका होता तो वो तो अब तक स्वर्ग सिधार चुकी होती। वो अर्जुन को रोकते हुए बोली, मुझे नहीं लगता प्राची को मन्नत के बारे में पता होगा। अर्जुन गुस्से से कांप रहा था। उसने एक झटके में प्राची की गर्दन छोड़ दी और दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम लोगों की वजह से इस बार मन्नत मुझसे दूर हुई ना, तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं। वो अभी बोल ही रहा था कि प्राची लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, बेशक से मुझे जान से मार दो, लेकिन इस बार मैंने सच में मन्नत से कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर गुस्से से कांपता हुआ अर्जुन उसके कमरे से बाहर आया और बाहर गार्डन की तरफ जाने लगा। उसे जल्द से जल्द मन्नत को ढूंढना था। इस बार वह उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। उसने अपने फ़ोन में सारे कैमरा भी ऑन कर लिए थे, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगा, अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ महसूस करने लगा।
शायद वो स्निफ कर रहा था। उसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और वो खुशबू वो अच्छी तरह से पहचानता था। अपनी आंखें खोलकर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो किचन में आया, उसकी जान में जान आई। वो जल्दी से अंदर आया और किचन काउंटर के पास खड़ी मन्नत का हाथ घुमाकर उसे अपने सामने किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मन्नत एकदम से हैरान रह गई। अर्जुन कांपती हुई आवाज़ में बोला, तुम जानती भी हो तुमने अभी अभी मेरे साथ क्या किया? मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर प्राची और आलिशा दोनों गुस्से से उसे घूरती हुई खड़ी थी। अर्जुन मन्नत को गले लगाए हुए ही बोला, तुमने मेरी जान निकाल रख दी थी। मुझे लगा तुम एक बार फिर से मुझे छोड़कर चली गई। क्यों क्यों ऐसे डरा रही हो तुम मुझे? बोलते हुए वो उससे अलग हुआ और उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। उसके सीने के अंदर दिल तेजी से धड़क रहा था, जो धड़कनें बाहर तक सुनाई भी दे रही थी। मन्नत उसकी तरफ देखती रह गई। अर्जुन को अचानक से होश आया कि वो कर क्या रहा है। उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदले और वो गुस्से से मन्नत को देखने लगा। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखकर भी मन्नत हैरान हुई। अर्जुन गुस्से से बोला, किचन में क्या कर रही हो तुम? मन्नत ने गैस की तरफ पलट कर देखा जहां पर वो गाजर का हलवा बना रही थी। अर्जुन एक बार फिर से तेज आवाज में चिल्लाया, मैंने पूछा किचन में क्या कर रही हो तुम? मन्नत को डर लग रहा था, जो कि उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से उसके भी एक्सप्रेशन बदले और वो थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, आपको दिखाई नहीं देता या फिर देखकर भी नज़रअंदाज करने की आदत है? अर्जुन की नज़रें तिरछी हो गई। मन्नत ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर बोली, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, सामने गाजर का हलवा बन रहा है जो मैं अपने लिए बनाने आई थी। लेकिन मुझे लगता है अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अर्जुन थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, लेकिन अगर तुम्हें गाजर का हलवा खाना था तो तुम किसी सर्वेंट को भी बोल सकती थी ना। मन्नत बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, लेकिन किचन में कोई नहीं था और मुझे भूख लगी थी, ऐसे में मैंने खुद ही बना लिया। आलिशा अंदर आई और मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, और तुम्हारे हलवे के चक्कर में जो हम लोगों की जान निकल रही थी वो, मुझे लगा कहीं तुम हमारे बच्चों को लेकर भाग। अभी वो बोल ही रही थी कि मन्नत ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट की और बेहद सख्त आवाज़ में बोली, खबरदार जो मेरे बच्चों को अपना कहा तो मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। अलीशा जो स्टाइल एकदम से ढीली पड़ गई। उसे लगा वो अर्जुन के सामने बच्चों को लेकर फिक्र जताएगी, लेकिन मन्नत ने एक ही बार में उसे चित्त कर दिया था। अर्जुन मन्नत को देखते हुए बोला, बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। मन्नत ने उसकी तरफ देखा और बोली, सिर्फ मेरे नहीं हैं, लेकिन किसी ऐरे गैरे के भी नहीं हैं। बोलते हुए उसने वापस से अलीशा की तरफ देखा। अलीशा की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, देखा देखा तुमने ये मुझसे कैसे बात कर रही है? अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुमसे किसने कहा था बीच में बोलने को? और वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा, बच्चे सिर्फ मेरे और मन्नत के हैं। अलीशा तुरंत से बोली, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अर्जुन। अर्जुन के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी नज़रें मन्नत पर ठहरी हुई थी। वो चाहता था कि मन्नत जवाब दे, आज तो वो कुछ बोले, लेकिन मन्नत ने कुछ नहीं कहा और गैस ऑफ करके वहाँ से जाने लगी। अर्जुन उसे रोकते हुए बोला, बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो। मन्नत रुकी और बिना अर्जुन की तरफ देखे ही बोली, क्यों? अर्जुन उसे पीछे से देखते हुए बोला, अभी तो कहा तुमने तुम्हें भूख लगी थी। मन्नत एक बार फिर से बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, लेकिन अब मेरी भूख मर गई। बोलकर वो तेज़ कदमों के साथ वहाँ से चली गई। जब तक वो अपने कमरे में आई तब तक तो उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो चुके थे। अलीशा का उसके बच्चों को अपना बच्चा कहना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भले ही वो अर्जुन की तरफ एक बार फिर से अट्रैक्ट हो रही थी, उनके बीच चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अभी भी
जब भी वो अलीशा को देखती तो उसका अर्जुन के साथ होना उसे याद आने लगता था। वो आई और बेड पर बैठकर अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। अलीशा अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कब तक चलेगा अर्जुन? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मन्नत को हमें अलग जगह पर रखना चाहिए? जहाँ पर अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। अलीशा का मुंह बंद हो गया। अर्जुन एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आइंदा अपनी ज़ुबान सोच समझ कर खोलना और जल्दी से ये हलवा रेडी करके ऊपर कमरे में भिजवाओ। बोलकर वो तेज कदमों के साथ वहाँ से चला गया। अलीशा गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद प्राची अंदर आई और ज़ोरों से हंसने लगी। अलीशा जो पहले से ही गुस्से में थी वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो प्राची की तरफ देखते हुए बोली, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मेरे मुंह से कुछ सुन लोगी। प्राची हंसते हंसते रुकी और बोली, मुझ पर गुस्सा करने से क्या हो जाएगा, और वैसे भी अभी तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, इसलिए ये वक्त मेरे पास ज़ाया मत करो और हलवा बनाओ। बोलते हुए उसने हलवे की तरफ देखा। अलीशा गुस्से से बोली, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ मैं। प्राची व्यंग्य से बोली, लेकिन फ़िलहाल तो तुम मुझे नौकर से भी गई गुजरी हालत में लग रही हो। बड़ी अकड़ दिखाती थी ना कि अर्जुन की शादी तुमसे हुई है। देखो बीवी होकर भी तुम नौकर की हैसियत रखती हो, और वो जिसे नौकर की हैसियत में होना चाहिए था वो तुमसे अपने लिए हलवा बनवा रही है। बोलते हुए प्राची के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट थी। अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए ही वो वहाँ से चली गई और अलीशा गुस्से से कांपती हुई वहीं खड़ी रह गई। उसने हलवे की तरफ देखा और बोली, मन तो करता है कि इस हलवे में जहर डालकर उस मन्नत को खिला दूं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकती मैं। बोलते हुए वो अपने दांत पीस रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्लब में वो लड़का अपनी शर्ट उतार रहा था और उसके सामने आरजू बेड पर थी। भले ही आरजू ने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वो खुद को मुसीबत में महसूस कर सकती थी। वो अपनी जगह से उठी और उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोली, दूर दूर हो जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोग मुझे कमरे में लेकर आए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बोलते हुए वो बेड से उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बेड के नीचे कदम रखा, एक लड़के ने उसे ज़ोर से खींचा और वापस बेड पर पटक दिया। वो लड़का वही था जो अपनी शर्ट के बटन उतार रहा था। उसने बाकी लड़कों की तरफ देखा और उन्हें रूम में बने हुए डाइनिंग एरिया में जाने का इशारा किया। वो लड़के वहाँ से जाने लगे और जो लड़का शर्ट उतार रहा था वो एकदम से बेड पर आया और आरजू के ऊपर झुकने लगा। आरजू झट से वहाँ से खड़ी होने लगी, लेकिन नशे की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उस लड़के ने उसकी कलाई को पकड़ा और मरोड़ते हुए बोला, जब मुझे कोई मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं करने देता तो मैं ज़बरदस्ती करता हूँ, और ज़बरदस्ती करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप एंजॉय करो और करने दो। बोलते हुए उसने बेहद ज़ोर से आरजू को बेड पर पटक दिया और उस पर पूरा झुक गया। उसने आरजू की गर्दन की तरफ बड़ी ही बेशर्मी भरी नज़रों से देखा और उसकी गर्दन पर चूमने को हुआ। आरजू छटपटाते हुए उसे खुद से अलग कर रही थी, लेकिन उस लड़के के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नशे की हालत में उसके हाथ पैर भी ढंग से नहीं चल रहे थे। वो लड़का जैसे ही उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखने वाला था, अचानक से किसी ने उसके गर्दन पर ज़ोर से लात मारी और वो सीधा बेड से नीचे जाकर गिरा। उस लड़के के गिरने की आवाज़ सुनकर डाइनिंग एरिया में बैठे सभी लड़के एकदम से बाहर आए और तक्षक की तरफ देखने लगे जो बेड के ऊपर खड़ा था। उसके पैरों के पास आरजू पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई थी और तक्षक की गहरी नज़रें कभी आरजू पर जा रही थी तो कभी उन लड़कों पर। अपने सामने तक्षक को देखकर आरजू अपनी जगह पर बिना उठे ही उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना मेरे मिस्टर ड्रीम को नहीं पसंद कोई मुझे छुए। देखो अब उन्होंने तुम्हारा क्या हाल किया। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद नशीली लग रही थी और आंखें भी कभी खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी। तक्षक ने एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखा और उसके ऊपर झुका।
आरजू ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, अब ठंडक मिली मुझे। वो बोल ही रही थी कि तक्षक ने उसके गाल को अपनी उंगलियों से दबाया और दांत पीसते हुए बोला, ये मत सोचना कि तुम्हारी फिक्र है मुझे। तुम्हारा मिस्टर ड्रीम मर चुका है, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा है मेरे अंदर। बोलकर वो वापस उन लड़कों की तरफ देखने लगा। वो लड़का जिसकी गर्दन पर तक्षक ने अपनी लात से मारा था, वो भी अभी भी नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ करहा रहा था। बाकी के 3 लड़के तक्षक की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक बोला, अबे तू है कौन? उसका जवाब तक्षक देता उससे पहले ही आरजू बोली, तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया क्या? ये मेरे मिस्टर ड्रीम है, मेरे, सिर्फ मेरे मिस्टर ड्रीम। बोलते हुए आरजू ने अपना हाथ अपने ही सीने पर रखा और मुस्कुराने लगी। तक्षक उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, मैं कौन हूँ ये छोड़ो, एंड आज के बाद तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। बोलते हुए तक्षक के चेहरे पर बेहद एटीट्यूड था। वो अपनी शर्ट के स्लीव्स मोड़ रहा था। वो तीनों लड़के एक साथ तक्षक की तरफ बढ़ने लगे। तक्षक भी फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ा और एक के बाद एक वो तीनों लड़के ही नीचे ज़मीन पर एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और दर्द से करहा रहे थे। आरजू अपनी जगह पर उठकर बैठ चुकी थी और तालियां बजा रही थी। तक्षक ने आरजू को अपनी गोद में उठाया और रूम से लेकर बाहर निकल गया। पीछे वो लड़के अभी भी दर्द से करहा रहे थे। उन लोगों को करहाने का मौका ही नहीं मिला। अकेला तक्षक ही उन तीनों पर भारी पड़ चुका था और जिसकी गर्दन पर सबसे पहले लात पड़ी थी, उसकी गर्दन तो पूरी जिंदगी ठीक नहीं होने वाली थी। आरजू को लेकर जो दूसरे रूम में आया, क्योंकि इस हालत में वो उसे कहीं और नहीं लेकर जाने वाला था। दूसरे रूम में आकर उसने आरजू को बेड पर लिटाया और उसे साइड हटने लगा, लेकिन आरजू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। तक्षक उसके ऊपर झुका और बोला, मैंने कहा है ना तुमसे, मुझे मत छुआ करो। आरजू मुस्कुराई और बोली, कितना गुस्सा करते हैं ना आप। मैं आपके हाथ लगाऊं तो आपको गुस्सा आता है, और कोई और मुझे हाथ लगाए तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर ड्रीम, आप पागल बन रहे हैं या मुझे पागल बना रहे हैं? तक्षक उसकी बात सुन कुछ पल उसे देखता ही रहा। आरजू उसके गाल पर अपना हाथ रख और नीचे की तरफ झुकने लगी। तक्षक भी उसके साथ साथ ही झुक रहा था। आरजू ने अपना सर वापस तकिए पर रखा और अब तक्षक का चेहरा भी बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था। आरजू उसे देखते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर ड्रीम। बोलकर उसने तक्षक के होठों पर अपने होठ रख दिए। तक्षक की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। आरजू ने अपने होठ उसके होठों से हटा लिए, लेकिन तक्षक की नज़रें उसके होठों पर गहरी हो चुकी थी। वो पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर करते हुए उसे चूमने लगा। आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो भी तक्षक के चेहरे को पूरी तरह से अपने हाथों में थामे उसे रिस्पॉन्स देने लगी। तक्षक आरजू के होठों पर अपने होठ रख कर उसे डीप किस करने लगा था। आरजू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। धीरे धीरे तक्षक उस पर और भी ज़्यादा झुकने लगा और पूरी तरह से उस पर आ गया। आरजू और तक्षक दोनों की ही सांसें इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि किस करते हुए भी उन दोनों की गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। तक्षक के हाथ खुद ब खुद आरजू की कमर पर आ गए थे और आरजू के हाथ भी उसके बालों में चल रहे थे। दोनों तकरीबन 10 मिनट तक यूं ही एक दूसरे को पूरे पैशनेट होकर किस करते रहे। जब आरजू की सांसें रुकने लगी तो तक्षक ने उसके होठों को छोड़ा। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर गईं, जो ड्रिंक की वजह से पहले ही रेड हो चुका था, लेकिन अब तो उसका चेहरा बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा हो रखा था। उसे देखते हुए तक्षक को होश आया। वो एक झटके से उससे अलग होने लगा, लेकिन आरजू ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोला, कब तक रोकेंगे आप खुद को? मत रोकिए ना खुद को। कर लीजिए वो गुस्ताखी।
जो गुस्ताखी नहीं इबादत है। मोहब्बत करना अपनी मोहब्बत को गुनाह नहीं होता। बोलते हुए वो उसके करीब हो गई। तक्षक बेड पर लेटा हुआ था और अब आरजू उसके सीने पर अपना हाथ और अपना सिर रख कर लेटी हुई थी। भले ही आरजू कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से नशे में थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। तक्षक कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। अब वो बिल्कुल शांत रहा। धीरे धीरे आरजू अपनी पलकें गिराती हुई पूरी तरह से गहरी नींद में चली गई। उसके नींद में जाने के बाद तक्षक ने उसे खुद के ऊपर से हटाया और तकिए पर उसका सिर रख कर उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया। आरजू का हाथ अभी भी उसके हाथ में उलझा हुआ था। उसने उसके हाथ को अपने हाथ से हटाया और उसे देखते हुए बोला, मेरे लिए इतना आसान नहीं है वो सब भूलना जो मैंने सहा। मेरी मोहब्बत हो तुम, लेकिन तुमने सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं दिया। हर एक पल तुम्हारे लिए तड़प कर गुजारा है। जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, पिछले 6 महीनों से हर एक रात मेरी आंखों में नींद नहीं, आंसू थे। और तुम चाहती हो कि मैं एक पल में वो सब भूल जाऊं। नहीं हो सकता आरजू राजपूत, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे करीब आता हूँ तो पिघल जाता हूँ। भूल जाता हूँ वो सब जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं चाहकर भी अब तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं। बोलकर वो बेड से उठा और रूम से बाहर आ गया। आरजू अभी भी आराम से बेड पर सोई हुई थी। तक्षक रूम से बाहर निकलकर रिसेप्शन एरिया में आया और रूम की पेमेंट और बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर वहाँ से निकल गया। ठाकुर मैंशन। मन्नत वापस अपने कमरे में आ चुकी थी और बेड पर बैठी अपनी आंखों से अपने आंसू साफ कर रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। वो बिना दरवाजे की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मुझे आपके साथ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे बिल्कुल बहस नहीं करनी। लेकिन अर्जुन तो ठहरा अर्जुन। अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए वो अंदर की तरफ आया और बोला, तुम कौन होती है मुझे मेरे रूम से बाहर निकालने वाली? मन्नत अभी तक रो रही थी, लेकिन अर्जुन का वो एटीट्यूड से भरा जवाब सुनकर उसने मुंह फुलाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरा कमरा है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, और तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा घर है। मन्नत अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, ये आपका घर है तो आइए इस बेड पर और फैल कर सो जाइए। वैसे भी और तो आपको कोई काम रह ही नहीं गया। जब देखो या तो मेरे आसपास घूमते रहते हैं, या फिर कभी प्राची जी से लड़ते रहते हैं, तो कभी आलिशा के साथ शॉपिंग पर जा रहे होते हैं। मुझे लगता है आपने अपना बिजनेस तो छोड़ ही दिया है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से मैंने आपको एक भी दिन ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। क्या बात, मेरे जाने के बाद बिजनेस ठप हो गया, या फिर आपका बिजनेस में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया? सिर्फ आलिशा ही आलिशा दिखाई देती है आपको? बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। अर्जुन मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, हलवे का गुस्सा ऑफिस तक पहुंच गया। उसे मुस्कुराते हुए देख मन्नत फिर से बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? आइए और इस बेड पर एक बार फिर से लेट जाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा और कोई काम है। जब मैं होती थी तो सारा दिन आपको ऑफिस में बिताना होता था। रात के 12 बजे तक मैं आपका इंतज़ार करती थी, लेकिन अब तो आप सारा दिन घर पर रहते हैं। हाँ, आलिशा के बिना आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना, सारा दिन आपको उसके साथ। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। मन्नत एकदम से चुप हो गई। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे जाने से रोक लिया। मन्नत की पीठ अर्जुन के सीने से लगी हुई थी और अर्जुन के हाथ मन्नत के बेबी बम पर थे। मन्नत धीमे से बोली, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेले। वो बोल ही रही थी कि अर्जुन ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आजकल ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा है? मन्नत ने अपनी नज़रें झुका ली थी।
उसने नज़रें उठाए बिना ही कहा, पता नहीं कभी कभी ऐसे ही गुस्सा आता है। अर्जुन उसकी मासूमियत भरी आवाज़ पर एक बार फिर से फिदा हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, इस हिसाब से तो हमारे बच्चे एंग्री बर्ड होंगे। मन्नत ने घूर कर उसे देखा। अर्जुन को हंसी आ गई। मन्नत ने मुंह बनाया और फिर से वहाँ से जाने लगी, लेकिन अर्जुन ने एक बार फिर से उसे रोका और बोला, अच्छा तुम क्या चाहती हो, मैं ऑफिस जाऊं? मन्नत चिढ़ कर बोली, मुझे नहीं पता, आपको जो करना है कीजिए। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और उसे बेड की तरफ लेकर आया। मन्नत अपने कदम रोकते हुए बोली, आपको सोना है तो सो जाइए, मुझे नहीं सोना आपकी तरह सारा दिन सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्जुन को उसका गुस्सा देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन्नत को बेड पर बिठाया और खुद नीचे घुटनों के बल बैठ गया। मन्नत का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन एक बार फिर से अर्जुन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, चुप, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी, सिर्फ मेरी बात सुनोगी। मन्नत बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। अर्जुन बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, मुझे डर लगता है। अर्जुन की बात सुनकर मन्नत सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अर्जुन के एक्सप्रेशन अचानक से बिल्कुल ही बदल गए और वो बोला, मुझे डर लगता है कहीं एक बार फिर से तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर ना कर दो। जैसे पहले मुझे छोड़कर चली गई, वैसे ही एक बार फिर से ना चली जाओ। मन्नत का चेहरा उतर गया। अभी तक अर्जुन उससे प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब वो अचानक से बदल गया। अर्जुन के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम मुझे छोड़कर गई तो फिर भी किसी न किसी तरह जी रहा था मैं, लेकिन मेरे बच्चों के बिना अब मैं एक पल नहीं रहूँगा, और तुम पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। अर्जुन की बातें सुनते हुए मन्नत को गुस्सा आ रहा था। वो नाराज़गी से बोली, मैं खुद से नहीं गई थी, आपने जो किया उसके बाद एक पल भी आपके साथ रहना मुमकिन नहीं था। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने वो वक्त था जब उसने अर्जुन को अलीशा के साथ देखा था, और वो जानती थी कि उस वक्त उसके दिल पर क्या बीती थी। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने जो सोचना था तुमने सोच लिया, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अब ये बिल्कुल मत सोच लेना कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। मैं चाहे ऑफिस में रहूं या फिर घर पर, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा। अगर मुझे 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहना है तो मैं रहूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। मन्नत अभी भी नाराज़गी भरी आंखों से उसे देख रही थी। तभी दरवाजे पर एक बार फिर से कदमों की आहट हुई। मन्नत और अर्जुन दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अलीशा खड़ी थी, जिसके साथ ही एक सर्वेंट भी थी। वो मन्नत के लिए गाजर का हलवा लेकर आई थी। मन्नत उसे देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, अब मुझे कुछ नहीं खाना। अलीशा जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और बोला, रुको बीवी। अलीशा ने पलट कर उसकी तरफ देखा। अर्जुन अपनी जगह से उठा और अलीशा के पास आकर ट्रे में से हलवे का बाउल उठाया। मन्नत अपनी गहरी गहरी नज़रों से उसे घूर रही थी। अर्जुन उस हलवे से भरे बाउल को देखते हुए बोला, किसी ने इतने प्यार से ये हलवा बनाया है तो इसे वेस्ट कैसे किया जा सकता है? मेरे बच्चे खाएं या मैं, बात तो एक ही है। बोलकर वो जाकर सोफे पर बैठ गया और हलवा खाने लगा। मन्नत को गुस्सा आने लगा। उसने इतनी मेहनत से ये हलवा अपने लिए बनाया था, लेकिन अर्जुन उसे दिखा दिखा कर खा रहा था। वो अपनी जगह से उठी और अर्जुन की तरफ जाकर उसके हाथों से बाउल खींचते हुए बोली, ये हलवा मैंने बनाया है, आपको खाना है तो जाइए अपनी बीवी से मांगिए। बोलते हुए उसने अलीशा की तरफ देखा। अर्जुन झट से बोला, ये भी अच्छा आइडिया है, जाओ बीवी, जाकर मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही हलवा बना कर दो, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा, जिसे खाने के बाद मुझे ऐसा लगे
कि मैंने इससे टेस्टी हलवा कभी खाया ही नहीं। बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें मन्नत पर थी। उसकी बात सुनकर मन्नत को वो वक्त याद आने लगा जब उसने अर्जुन के लिए स्पेशल हलवा बनाया था, और तब अर्जुन ने कहा था कि आज तक उसने इससे ज़्यादा टेस्टी हलवा नहीं खाया। मुंह बनाते हुए वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपना हलवा खाने लगी। अलीशा वहाँ से चली गई। मन्नत अब अर्जुन की तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो मन ही मन बोला, मुझे समझ में नहीं आता जाना, 3 महीने बाद मैं बच्चों को संभालूंगा या तुम्हें। बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो अपनी जगह से उठकर मन्नत के पास आया। मन्नत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, अब आप यहाँ पर खड़े रहेंगे या फिर यहाँ से जाएंगे भी? अर्जुन ने अपना सर ना में हिलाया। मन्नत ने हैरानी से पूछा, तो और क्या करना है? उसके पूछते ही अर्जुन झट से बेड पर फैल कर लेट गया और बोला, अब तुम कुछ कहो और मैं ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं इसी बेड पर आराम करूंगा और तुम पर अपनी नज़र रखूंगा। बोलते हुए अर्जुन ने 2 उंगलियां अपनी आंखों की तरफ घुमाई और फिर मन्नत की तरफ। मन्नत गुस्से से उसे घूर रही थी और अर्जुन के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो मन ही मन बोला, मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता हूँ जाना, लेकिन प्राची और आलिशा दोनों पर ही नहीं। आज भी मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ सब आलिशा की वजह से हुआ, और अब मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा कि उन्हें एक और मौका मिले। मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दे सकता, उसके लिए फिर चाहे इस अर्जुन ठाकुर को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शाम का वक्त, राठौर मैंशन। तारा कब से आरजू को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल मिल ही नहीं रहा था। कल करवा चौथ का व्रत था और उसे ये व्रत रखना था, इसलिए उसे शॉपिंग करनी थी। लेकिन उसने सोचा कि आरजू के साथ शॉपिंग पर जाएगी, इसलिए वो आरजू को कॉल कर रही थी। लेकिन आरजू का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसने जशन और अति से पूछा तो उन लोगों ने उसे बताया कि आरजू तक्षक के साथ फार्म हाउस में है। अब उसके पास फार्म हाउस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने निर्भय को जल्दी से जल्दी घर आने को कहा ताकि वो आरजू से मिलने फार्म हाउस जा सके। तकरीबन 9 बजे फार्म हाउस। तक्षक की गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। तक्षक का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसे कहीं ना कहीं आरजू की फिक्र भी हो रही थी, लेकिन वो आरजू के सामने खुद को कमज़ोर भी नहीं दिखाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि आरजू कहाँ है और कहाँ नहीं, और ना ही वो इन सब के बारे में सोचना चाहता था। लेकिन न चाहते हुए भी आरजू बार बार उसके दिल और दिमाग पर अपना कब्ज़ा जमा रही थी। अपनी सोचों को एक गहरी सांस लेते हुए दरकिनार कर वो गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर निर्भय की गाड़ी पार्क थी। तारा के बारे में सोचते हुए तक्षक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तेज़ कदमों के साथ अंदर आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, सामने का नज़ारा देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने तारा और निर्भय के साथ साथ आरजू भी खड़ी थी। आरजू को वहाँ पर देखकर तक्षक एकदम हैरान रह गया, क्योंकि जिस तरह से वो होटल में आरजू को छोड़कर आया था और आरजू ने जितनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो सुबह होने से पहले होश में आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आरजू बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी। तक्षक का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर तारा ने पलट कर उसकी तरफ देखा और उसे देखते ही मुस्कुराते हुए उसके सीने से आकर लग गई। तक्षक ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। उसकी गहरी नज़र आरजू पर थी, जो मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही तक्षक ने उसकी तरफ देखा, आरजू ने मुंह बना लिया। तक्षक के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। तारा तक्षक से अलग हुई और बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी ब्रो, लेकिन आपने आने में इतना वक्त लगा दिया। लेकिन एक तरफ से आपने अच्छा भी किया,
अगर आप जल्दी आ जाते तो आपका ये खड़ूस दोस्त मुझे यहाँ से जल्दी ले जाता। बोलते हुए उसने निर्भय की तरफ देखा। निर्भय ने अपनी घूरती हुई नज़रें उस पर डाली। तारा मुस्कुराते हुए आरजू के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ लगते हुए बोली, तो मैं अपनी एंजल के साथ वक्त नहीं बिता पाती? तक्षक ने आरजू को देखते हुए तारा से पूछा, तुम लोग कितने वक्त से यहाँ पर हो? तारा कुछ सोचते हुए बोली, तकरीबन 3 घंटे। तक्षक के चेहरे पर त्योरियां आ गई। करीबन 5 घंटे पहले ही उसने आरजू को होटल में छोड़ा था और 2 घंटे के अंदर ही वो वापस घर पर भी आ गई थी। ये बात अब उसे और भी ज़्यादा हैरान कर रही थी। तारा आरजू को देखते हुए बोली, बाकी सब बातें छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सारी ड्रेस पसंद तो आई ना एंजल? बोलते हुए उसने सामने टेबल पर रखे हुए कुछ पैकेट की तरफ देखा, जिसमें से कुछ ड्रेस बाहर निकली हुई थी और कुछ ड्रेस अभी पैकेट के अंदर ही थी। तक्षक भी हैरानी से उन पैकेट्स की तरफ देखने लगा। तारा वापस तक्षक के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर जाते हुए बोली, आप ही बताइए ब्रो, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा ड्रेस कौन सी पसंद आई? आपकी पसंद की ड्रेस कल एंजल अपने करवा चौथ के व्रत पर पहनेंगी। करवा चौथ के व्रत का सुनकर तक्षक ने झट से आरजू को देखा, जो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तक्षक ने तारा से अपना हाथ छुड़वाया और बोला, मुझे फालतू की चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं और किसी को मेरे लिए कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं। बोलते हुए उसकी गुस्से से भरी नज़रें आरजू पर थीं और उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी। आरजू मुस्कुराते हुए उनके पास आई और तारा को देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ब्रो की पसंद से ही ड्रेस पहनूंगी और तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स भी भेजूंगी। तारा मुस्कुराई और बोली, फिर ठीक है। निर्भय उनके पास आया और तारा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। तारा ने मुंह बनाया। अभी उसका यहाँ पर थोड़ी देर और रुकने का मन था, लेकिन निर्भय तक्षक के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ चुका था कि अभी तक उसके और आरजू के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ है। इसलिए वो तारा को वहाँ से लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तारा को थोड़ा सा भी मेंटली स्ट्रेस हो। निर्भय तारा की तरफ देखते हुए फिर से बोला, प्लीज़ बबलगम, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अगर तुमने आज रेस्ट नहीं किया तो कल मैं तुम्हें करवा चौथ का व्रत बिल्कुल नहीं रखने दूंगा। ये सुनते ही तारा की आंखें बड़ी हो गईं और वो जल्दी से निर्भय के पास आ गई और उसके गले लगकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी बात ना मानूं, ऐसे कैसे हो सकता है डैडी? चलिए, जल्दी चलिए। बोलते हुए उसके कदम भी आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। तक्षक उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तारा आरजू को बाय बोलकर मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। आरजू अपनी जगह पर ही खड़ी थी। निर्भय और तक्षक दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। निर्भय तारा के पास जाने से पहले तक्षक की तरफ घूमा और उसे देखते हुए बोला, खुद को जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आखिर मंजिल मोहब्बत ही है तो। तक्षक ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और बोला, मेरी मंजिल और मेरे रास्ते अब बदल चुके हैं। कोई और मेरे रास्ते में आकर भटक रहा हो तो मुझे कोई मतलब नहीं। निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गलती हर किसी से हो जाती है। तक्षक फिर से उसी लहजे में बोला, जानबूझकर किसी को अपने लिए तड़पाना गलती तो नहीं होती, और जब सामने वाला तुम्हारे बिना रहने की आदत डाल चुका है तो तुम वापस आकर अपनी गलती सुधार कर भी नहीं सुधार सकते। निर्भय ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि तक्षक मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करना चाहता था। उसने उसे अपने गले से लगाया और मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जहाँ तारा पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। घर जाने की तो उसे वैसे भी बहुत जल्दी थी, क्योंकि घर जाकर वो मेहंदी लगवाने वाली थी। निर्भय मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी फार्म हाउस से राठौर मैंसन के लिए निकल गई। पूरे रास्ते तारा कल की एक्साइटमेंट के बारे में बातें करती रही। घर पहुंचने पर मेहंदी वाली जो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी, तारा उसके पास मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई।
आरती जी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। खाना बना हुआ था। तारा को मेहंदी लगवाते देख वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन निर्भय ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अंदर चलने का इशारा किया। तारा गार्डन में बैठी मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन अब मेहंदी लगवाते हुए उसे भूख लगने लगी थी। तभी निर्भय वहाँ पर आया और उसके साथ ही एक सर्वेंट भी, जो खाने की ट्रॉली लेकर आ रहा था। निर्भय उसके सामने बैठा और उन दोनों के लिए खाना सर्व करने लगा। तारा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। निर्भय ने प्लेट में बाइट बनाई और तारा के होठों की तरफ बढ़ा दी। तारा ने उस बाइट को खाया और जानबूझकर निर्भय की उंगली काट ली। निर्भय ने घूर कर उसे देखा। तारा अभी भी शरारती नज़रों से उसे देख रही थी। निर्भय ने जहाँ पर उसे काटा था उसे उस जगह को अपने होठों में दबाते हुए अपनी जीभ से लिक किया तो तारा सिहर उठी। मेहंदी वाली भी नज़रें झुकाए मुस्कुरा रही थी। तारा जब मेहंदी लगवा कर फ्री हुई तो निर्भय ने अपना हाथ मेहंदी वाली के आगे कर दिया। तारा हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? निर्भय बड़े ही अंदाज से बोला, अब तुम्हारे हाथों पर लगी हुई मेहंदी से तुम मेरे प्यार का टेस्ट लेने वाली हो, तो सोचा थोड़ा टेस्ट मैं तुम्हारे प्यार का भी ले लूं। देखता हूँ मेहंदी रचती है या नहीं। तारा तुनक कर बोली, देखिएगा मेहंदी काली हो जाएगी। उसकी बात सुनते हुए निर्भय मुस्कुरा रहा था। मेहंदी वाली ने निर्भय के हाथ पर तारा लिखा और शगुन के पैसे लेकर वहाँ से चली गई। निर्भय और तारा मुस्कुराते हुए दोनों अपने रूम में आए। तारा के दोनों हाथों पर मेहंदी लगी थी, लेकिन निर्भय ने सिर्फ उसका नाम लिखवाया था, तो मेहंदी सूख चुकी थी। उसने पूरी शरारतें करते हुए तारा के कपड़े चेंज किए और फिर उसे बेड पर लेकर आया। तारा के मेहंदी लगे हाथों का फ़ायदा अब वो पूरी तरह से उठाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, मन्नत ने खाना खा लिया था, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। शायद टेस्ट के चक्कर में उसने ज़्यादा खा लिया और शाम को भी उसने इतना सारा गाजर का हलवा खाया था, जिसकी वजह से अब उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अर्जुन रूम में ही था, जिस बात से मन्नत भी चिढ़ रही थी, क्योंकि अर्जुन उसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़कर नहीं जाता था। अगर जाता भी था तो जैसे ही जाता वैसे ही वापस भी आ जाता। उसे इस तरह से परेशान होते देख अर्जुन मन्नत के पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? मन्नत मुंह बनाकर बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अर्जुन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, ये क्या बात होती है? मन्नत झट से बोली, बस नहीं करनी तो नहीं करनी, जाइए आप यहाँ से जाकर सोफे पर बैठ जाइए। इतना तो मन्नत का शर्माना मुस्कुराना अर्जुन की जान नहीं निकालते थे, जितना अब उसके ये मूड स्विंग्स निकाल रहे थे। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और बोला, खड़ी हो जाओ। मन्नत अपने पैरों पर खड़ी हुई। अर्जुन उसके दोनों हाथों को पकड़कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ऐसे गहरी सांस लो। मन्नत ने वैसे ही गहरी सांस ली। अर्जुन ने अब दोबारा पूछा, अब ठीक हो? मन्नत ने झट से अपना सर ना में हिला दिया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, फिर बाहर वॉक पर चलते हैं। बोलते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन मन्नत अपनी जगह पर खड़ी थी। वो अर्जुन को देखते हुए बोली, अगर आपकी बीवी ने हम दोनों को इस वक्त साथ देख लिया तो जलकर राख हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो वापस मन्नत के करीब हुआ और बोला, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। मेरी बीवी मुझे किसी और के साथ देखकर राख तो हो जाती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी बीवी को मैं हैंडल कर लूँगा। बोलते हुए उसने मन्नत का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोबारा से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस बार मन्नत ने भी उसके साथ चलना शुरू कर दिया। दोनों गार्डन में आए और वॉक करने लगे। अर्जुन ने एक पल के लिए भी मन्नत का हाथ नहीं छोड़ा था। मन्नत की नज़रें बार बार अर्जुन पर आ रही थी और अर्जुन भी बार बार मन्नत को देख रहा था। बालकनी में खड़ी आलिशा उन दोनों को ही देख रही थी और बुरी तरह से चिढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर उसके अंदर अब इतना ज़्यादा गुस्सा भर चुका था कि वो पूरी तरह से फटने को तैयार थी। इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
और अब उसके दिमाग में चल रहा था कि उसे करना क्या है। अर्जुन और मन्नत वापस कमरे में आए। अर्जुन ने उसके लिए कपड़े निकाल कर दिए। मन्नत का चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी शरारती नज़रों से उसे देखा, मन्नत ने झट से कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो कपड़े पहन कर आई तो अर्जुन सामने बेड पर लेटा हुआ था। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद था। वो सोफ़े की तरफ जाने लगी। अर्जुन उसे सोफ़े की तरफ जाते देख झट से बोला, मुझे मेरे बच्चों के साथ सोना है। मन्नत के कदम रुक गए। उसने पलट कर अर्जुन की तरफ देखा और बोली, लगता है आपको अपनी बीवी से प्यार नहीं है। अर्जुन उसके पास आया। मन्नत कुछ सोचती या करती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, प्यार तो बहुत छोटा शब्द है, मुझे तो मेरी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत है। मन्नत का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। अर्जुन उसे लेकर बेड के पास आया और उसे बेड पर लिटा दिया। मन्नत उसकी तरफ देखते ही रह गई। अर्जुन बेड की दूसरी तरफ आया और उसकी बगल में लेट गया। मन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर इतनी ही मोहब्बत है तो बेवफा कैसे हो गए आप। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई। इस बार धड़कनें बढ़ने की बारी अर्जुन की थी। वो मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। उसका जवाब न देने पर मन्नत का दिल टूट सा गया। वो गुस्से से बोली, मैं क्यों उठूं जल्दी, जिसको आपके लिए व्रत रखना है वो उठे, मैं तो कल सारा दिन सोऊंगी। बोलकर उसने करवट ली और दूसरी तरफ चेहरा कर लेट गई। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, जाना, मैंने तो व्रत का नाम ही नहीं लिया। बोलते हुए उसकी वो मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। वो मन्नत के करीब हुआ और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत ने उसके हाथ खुद पर से हटाए, लेकिन अर्जुन ने दोबारा उसे अपनी बाहों में कस लिया और इस बार कुछ भी नहीं कर पाई। मन्नत का हाथ उसके पेट पर था और मन्नत के हाथ पर अर्जुन का हाथ, और दोनों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। फार्म हाउस में निर्भय और तारा के जाने के बाद आरजू उन सभी ड्रेस को समेटने लगी। तक्षक उसकी तरफ देखते हुए बोला, काफ़ी स्मार्ट हो चुकी हो, और लगता है अब तो नशा भी तुम्हारे सिर पर असर नहीं करता, इसलिए तो इतनी पीने के बाद भी बड़ी जल्दी यहाँ पर आ गई। उसकी बात सुनते हुए आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने पलट कर उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, सारा नशा संभालने का जुम्मा आपने ही उठा रखा है क्या। जिस तरह से आपके सिर पर अब कोई नशा काम नहीं करता, वैसे मेरे लिए भी अब ये शराब, ये बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ हैं। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल थे, जैसे सच में ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल मायने ना रखती हों। लेकिन तक्षक को इस बात पर गुस्सा आने लगा। वो तेज़ कदमों के साथ उसके पास आया और उसके हाथों में पकड़ी हुई सारी ड्रेस नीचे फेंक कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, और ख़ासकर वो तो बनो ही मत जो तुम हो नहीं। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने पहली बार शराब पी थी, और कोई भी इंसान पहली बार पीकर इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकता, और तुम तो खासकर नहीं। आरजू मुस्कुराई और बोली, आपको मेरा शराब पीना बुरा लग रहा है, या उस शराब का नशा मेरे सर से इतनी जल्दी उतर जाने पर बुरा लग रहा है। तक्षक ने अपने दांत पीसते हुए उसे एक झटके में छोड़ा और बोला, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझसे दूर रहो। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन फ़िलहाल तो आप ही मेरे करीब आए हैं मिस्टर ड्रीम। बोलते हुए वो अब खुद उसके करीब आ गई। वो उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, खैर छोड़िए ये सब, आप मुझे ये बताइए कि कल मुझे करवा चौथ पर क्या गिफ्ट देंगे। तक्षक ने गुस्से से उसके हाथ खुद से दूर किए और बोला, जब मेरे लिए करवा चौथ और तुम दोनों ही नहीं मायने रखते तो गिफ्ट किस बात का। लेकिन हाँ, एक काम ज़रूर कर सकता हूँ, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आरजू ने मुंह बनाया और बोली, ऐसा तो अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बीवी हूँ आपकी, आपकी हर एक चीज़ पर आपके बराबर का हक है।
तो ऐसे आप मुझे इस घर से निकाल तो बिल्कुल नहीं सकते। तक्षक व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, पैसों की भाषा बोलने लगी हो? यकीन नहीं आता कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। आरजू मुस्कुराई और एक बार फिर से उसके करीब आकर उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आपसे बढ़कर तो मुझे मेरी सांसें भी नहीं। आप पैसों की बात कर रहे हैं, और रही बात घर से बाहर निकलने की, तो जब 6 महीने से दिल से बाहर नहीं निकाल पाए तो घर से बाहर क्या ही निकालेंगे। तक्षक हल्का सा हंसकर बोला, गलत फहमी है तुम्हारी। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, गलत फहमी अगर इतनी हसीन हो तो गलत फहमी ही सही। खैर छोड़िए ये सब, अब मुझे मेहंदी लगवानी है। मैंने सर्वेंट को बोल दिया है खाना लगाने की, लेकिन मुझे खाना आपके हाथों से खाना है। जल्दी से बाहर गार्डन में आ जाइएगा, तब तक मैं मेहंदी लगवाती हूँ। बोलकर वो तुरंत से बाहर गार्डन में जाने लगी। तक्षक उसे जाते देखकर बोला, मैं नहीं आऊँगा। आरजू बिना उसकी तरफ पलटे ही बोली, आपको आना पड़ेगा मिस्टर ड्रीम। आप जानते हैं मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। बोलकर वो वहाँ से बाहर चली गई। तक्षक उसके जाने के बाद बोला, लेकिन तुम्हारी भूख से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। आरजू की करवा चौथ की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ड्रेस और बाकी सब तारा ने खुद से फाइनल कर दिया था, और सुबह की सरगी अति ने पहले ही भिजवा दी थी। वो तो खुद फार्म हाउस में आना चाहती थी, लेकिन जसन ने उसे रोक दिया था। वो जानता था कि पहले तक्षक और आरजू के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं, उसके बाद ही अति और जसन तक्षक को अपनी तरफ से मनाएंगे। कमरे में आने के बाद उसने पहले सिगरेट पी और फिर अपने कपड़े उतार कर एक लोअर पहन लिया। वो जाकर बेड पर बैठा और सामने टीवी ऑन किया। कुछ देर वो यूं ही टीवी देखता रहा, लेकिन फिर वो बेड से उठा और बालकनी की तरफ गया। बालकनी में जाते ही उसकी नज़र सामने आरजू पर गई, जो न जाने कब से नज़रें उस बालकनी पर टिकाए हुए बैठी थी। तक्षक को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसे देखते हुए तक्षक का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने ज़ोर से बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और वापस से अंदर आ गया। अंदर जाकर वो एक बार फिर से बेड पर बैठा और टीवी देखने लगा, लेकिन बार बार आरजू की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इतना तो वो जानता था कि सच में आरजू से भूख बर्दाश्त नहीं होती। पहले वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए जब भी उसे भूख लगती तो उसका सिर दर्द होना शुरू हो जाता था। कमज़ोरी हद से ज़्यादा बढ़ने लगती थी, लेकिन अब भी आरजू कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसे देखते ही पता चलता था कि अब भी वो काफ़ी कमज़ोर है। गुस्से से तक्षक अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ आया। उसने सर्वेंट को आरजू के लिए खाना लेकर जाने को कहा। कुछ ही देर में सर्वेंट ने प्लेट में खाना सर्व किया और प्लेट ट्रे में रखकर बाहर गार्डन एरिया में चली गई। तक्षक अपने कमरे में आया और इस बार बालकनी का दरवाज़ा खोले बिना खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर गार्डन की तरफ देखने लगा। सर्वेंट ने आरजू को खाना सर्व किया, लेकिन आरजू के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। सर्वेंट ने उसे खुद से खिलाने का ऑफ़र दिया, लेकिन आरजू ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसकी नज़रें अभी भी बालकनी पर टिकी थी, लेकिन बालकनी का दरवाज़ा बंद था। तभी उसकी नज़र विंडो पर गई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्द ही उसने अपना चेहरा झुका लिया। तक्षक ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वो सर्वेंट खाना लेकर वापस हॉल में आई तो तक्षक पहले से ही वहाँ पर खड़ा था। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे कि खाना खिला कर आना। वो सर्वेंट मायूसी से बोली, लेकिन सर मैडम ने खाना खाया ही नहीं, अब मैं ज़बरदस्ती तो उन्हें खाना नहीं खिला सकती ना। तक्षक गुस्से से बोला, रहने दो भूखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलकर वो रूम में आया और लाइट और टीवी सब कुछ बंद कर चुपचाप बेड पर लेट गया। नींद तो उसे नहीं आ रही थी, लेकिन उसे आरजू के सामने झुकना भी नहीं था। इस बार शायद उसका दिल पत्थर बना हुआ था। आरजू तकरीबन 3 घंटे बाहर इंतज़ार करती रही। मेहंदी वाली मेहंदी लगा कर जा चुकी थी, लेकिन तक्षक
अभी भी बाहर गार्डन एरिया में नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ तक्षक भी बिना खाए ही बेड पर लेटा हुआ था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नींद उसे भी नहीं आ रही थी और भूख तो जैसे उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। वो एक बार फिर से बेड से उठकर विंडो की तरफ आया। आरजू को गार्डन में अकेले बैठे देख वो बस मुट्ठियां कसकर रह गया। आरजू बाहर लगे टेबल पर बैठी हुई थी। तक्षक वहीं पर खड़ा रहा और उसके देखते देखते ही आरजू टेबल पर लेट चुकी थी और उसकी आंखें बंद हो गई थी। तक्षक तेज कदमों के साथ रूम से बाहर निकला और बाहर गार्डन एरिया में आया। आरजू सो चुकी थी। तक्षक ने गुस्से से उसे देखा और बोला, जिद करके तुम खुद का ही नुकसान करवाओगी मिस आरजू राजपूत। मुझे ना अब फर्क पड़ रहा है और ना ही कभी पड़ेगा, बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ब्लैंकेट उस पर उठाया और वहां से चला गया। वापस रूम में आकर वो कभी बेड पर बैठता तो कभी बालकनी का दरवाज़ा खोलकर आरजू की तरफ देखता। उसे गार्डन में सोते हुए देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन झुकना तो उसे जैसे उसके खून में ही नहीं था। पूरी रात वो यूं ही इधर उधर होता रहा और सुबह के 7 बजे जब उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी तो वो वहीं बालकनी में ही सोफे पर बैठा बैठा सो गया। ठाकुर मैंसन सुबह के करीबन 4 बजे मन्नत की आंखें खुली। उसने झट से अपनी बगल में सोए हुए अर्जुन की तरफ देखा। उसे गहरी नींद में सोए हुए देखकर उसकी सांस में सांस आई। वो धीमे से बिना कोई आहट किए बैठी और क्लोजेट में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, अर्जुन की आंखें खुली और वह मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ देखने लगा। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर आया। बाहर आकर वो हॉल एरिया से होते हुए किचन में आया, जहाँ पर 2 सर्वेंट कुछ काम कर रही थी। अर्जुन ने कल रात को ही उन्हें सब कुछ समझा दिया था। कुछ देर बाद मन्नत वॉशरूम से बाहर आई और बाहर आते ही उसकी नज़र बेड पर सोए हुए अर्जुन पर गई। उसे अभी भी सोते हुए देख मन्नत ने फिर से राहत की सांस ली और जल्दी से ड्रेसिंग के सामने आई। किस वक्त उसने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ था। उसने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी और मांग में सिंदूर भरकर कुछ पल यूं ही खुद को देखा और फिर रूम से बाहर जाकर नीचे किचन में आई। किचन में अभी भी वो सर्वेंट काम कर रहे थे। मन्नत को पता ही नहीं था कि किचन में सर्वेंट काम कर रहे होंगे, क्योंकि अलीशा भी तो अर्जुन के लिए व्रत रखने वाली थी। सर्वेंट मन्नत को देखते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या मैम? मन्नत ने अपना सर ना में हिलाया और किचन काउंटर की तरफ आई। वो उन सब चीज़ों में से कुछ नहीं खाना चाहती थी जो वो सर्वेंट आलिशा के लिए बना रही थी। तभी वो सर्वेंट मन्नत के सामने एक हलवे का बाउल लेकर आई और बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है मैडम, इसलिए हलवा मैंने अपने लिए बनाया है। प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा चख कर बताइए ना कैसा बना है। मन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, ये आपने अपने लिए बनाया है? उस सर्वेंट ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी बना है वो हम दोनों ने अपने लिए बनाया है, क्योंकि हम दोनों का ही करवा चौथ का व्रत है। मन्नत को तो उन दोनों के बारे में इतना भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा है या नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई और उस सर्वेंट को हलवे का बाउल ले लिया। इसके बाद दूसरी मेड उसके पास आई और उसके सामने फ्रूट सैलेड की प्लेट रख दी और बोली, प्लीज़ इसे भी थोड़ा खाकर बताइए ना कैसा है ये। मन्नत ने अब हैरानी से उसे भी देखा। जितना कुछ वो वहाँ पर खड़ी होकर नहीं खा सकती थी, इसलिए बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। तभी अंदर से दूसरी वाली सर्वेंट दूध और ड्राई फ्रूट लेकर आई और बोली, जब आप वो सब खा रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा ये भी खा लीजिए। मन्नत पहले ही हलवा और फ्रूट सलाद खा चुकी थी। उसका पेट भर चुका था, लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रखकर वो दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए। इतना सारा कुछ खाकर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। हालांकि अभी डिलीवरी में पूरे 2 महीने बाकी थे। सब कुछ फिनिश करने के बाद वो अपनी जगह से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वापस अपने रूम में आई। रूम में आकर उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वो बेड के पास आई और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई।
उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मम्मा पापा से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं बच्चा, लेकिन मम्मा को आपका भी ख्याल है, इसलिए मम्मा ने आपको पहले ही बहुत सारा खिला दिया। अब आप दोनों को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। वह उसके करीब आई और उसके चेहरे को देखने लगी। बड़े ही प्यार से उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोली,